Good morning, everyone. Today we are going to do chapter 1 of your Hornbill book, The Portrait of a Lady, which is written by Khushwant Singh. So, before starting, let me tell you, you have to purchase your NCERT books. One is Hornbill and one is Snapshot. And apart from that, you have to buy your practice book, which is Evergreen. So, let's begin with the chapter. This is the first chapter of Hornbill, The Portrait of a Lady, which is written by Khushwant Singh. एंड वी विल डू द NCERT टेक्स्ट, जो यानी कि NCERT बुक में आपका जो चैप्टर होता है हम वो करेंगे. आई विल एक्सप्लेन यू ईच लाइन. सो वेन एवर यू लिसन दिस वीडियो, वेन एवर यू ओपन दिस लेक्चर, जस्ट ओपन योर बुक फर्स्ट एंड देन रीड along with and understand the chapter. Okay, so I am starting to read it. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. So people said that she had once been young and pretty and had even had a husband. But that was hard to believe. So here Khushwant Singh is the narrator, and if you read the chapter, like not the chapter, the name of the chapter, which is The Portrait of a Lady. So what is the meaning of portrait? पोर्ट्रेट का मीनिंग क्या होता है? पोर्ट्रेट मीन अ पिक्चर ऑफ समवन, स्टैच्यू और मैनिक्वीन ऑफ समवन. So through this chapter here the writer is trying to portrait his own grandmother, means he is describing his own grandmother in his words. तो वो हमें यहाँ पे पिक्चर नहीं दिखा रहा है अपनी ग्रैंडमदर की, लेकिन वो अपने वर्ड्स के थ्रू, वो अपने शब्दों के थ्रू ही इज़ डिस्क्राइबिंग हिज ग्रैंडमदर. सो वो क्या कहता है कि मेरी जो ग्रैंडमदर है वो एक ओल्ड वुमेन है. ठीक है, वो इतनी ओल्ड है कि उनके फेस पर बहुत सारे रिंकल्स हैं और मैं लास्ट 20 ईयर से उनको ऐसे ही देख रहा हूँ. ठीक है, और पीपल कहते हैं, बट पीपल से दैट शी वॉज यंग वंस एंड शी इवन हैड अ हस्बैंड एंड विच वॉज वेरी हार्ड टू बिलीव. वो कहता है कि मुझे ये सब बिलीव ही नहीं होता कि शी वॉज वंस यंग एंड ब्यूटिफुल एंड शी इवन हैड अ हस्बैंड. फिर वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताता है. माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग ऑफ द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. कहता है कि एक वहाँ पे कैंडल स्टैंड है, उसके ऊपर मेरे ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट है, वो वहाँ पे फोटोग्राफ है जो कि वहाँ पे टंगा हुआ है. He wore a big turban and looked at least 100 years old. He did not look the sort of a person who would have a wife or children. So here he is like kidding. वो कहता है, मजाक करते हुए कहता है कि मेरे जो ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट है वो भी टंगा हुआ है ड्राइंग रूम में. लेकिन जब मैं उसको देखता हूँ तो आई डोंट गेट टू बिलीव कि वो कभी यंग थे और उनके वाइफ और बच्चे भी थे कभी. वो एक कैसे लगते हैं पर्सन, उसके हिसाब से वो दाढ़ी वाले, वो किसी साधु महात्मा के जैसे लगते हैं हमारे राइटर को. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. वो क्या कहता है कि वो कम से कम 100 साल बूढ़े लगते हैं. He did not look the sort of the person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो ऐसे लगते हैं कि जैसे उनके पास हमेशा से ग्रैंड चिल्ड्रन ही थे, यानी कि उनके सिर्फ नाती पोते थे, यानी कि वो ऐसे लगते हैं कि वो शुरू से ही इतने बुढ़े थे. एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. और कहते हैं सेम मेरी ग्रैंड मदर के बारे में है. अगर मैं सोचूं वो कभी यंग थी और प्रिटी थी तो वो बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी थॉट है. आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव दैट. She often told us the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. तो वो कहता है कि कभी कभी मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो हमें बताती हैं कि जो गेम्स वो बचपन में खेला करती थी, कहती है विच इज़ क्वाइट एब्सर्ड. वो कहता है कि बहुत अजीब स्ट्रेंज लगता है मुझे ये और काफ़ी अनडिग्निफाइड लगता है. अनडिग्निफाइड में कि इट डजेंट सूट्स टू हर पर्सनैलिटी, मतलब उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ये सारी बातें जो हैं बहुत अच्छी नहीं लगती. एंड वी ट्रीटेड लाइक फेबल्स. और हम उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं? फेबल्स, जैसे कि वो कोई दंत कथाएँ हों, फिक्शनल स्टोरीज़ हों. ठीक है ना, जो कि पहले प्रॉफिट्स सुनाते थे. ठीक है, जैसे कि संत महात्मा आते जाते कहानियाँ सुनाते हैं ना, तो वो इस तरह की. मीन्स ही इज़ नॉट रेडी टू बिलीव दैट वंस अपॉन अ टाइम हिज ग्रैंड मदर वॉज यंग, हिज ग्रैंड फादर वॉज यंग जस्ट लाइक हिम एंड शी वॉज वंस शी वॉज चाइल्ड टू. ठीक है, उसको ये सब चीज़ें बिलीव नहीं होती. वो एक ऐसी इमेज में बांधा हुआ है, उसने 20 ईयर से वो अपनी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के पोर्ट्रेट को वैसे ही देख रहा है कि जैसे वो बहुत ही ओल्ड हो, वो ओल्ड ही पैदा हुए हों.
शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो कहता है कि मैंने उन्हें जब से देखा है वो कैसी हैं, हाइटेड नहीं है, वो उनकी हाइट शॉर्ट है, थोड़ी सी फैटी हैं और वो थोड़ी सी बेंट यानी कि जैसे झुक के चलती हैं, है ना। अपने काफ़ी ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर होते हैं किसी किसी के जो कि झुक जाते हैं उम्र के साथ। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर एंड इट्स लाइक हाइपर बोले हियर। आपको ये मैंने डिवाइस पढ़ाया है कि यानी कि उसके फेस पे इतनी ज़्यादा इनॉर्मस रिंकल है कि फेस के चारों तरफ जिगजैग पैटर्न्स बने हुए हैं, हर रेखा दूसरी तरफ जा रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं। इट्स हर फेस इज़ फुल ऑफ रिंकल्स। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। वो कहते हैं मैं श्योर हूँ, खुशवंत सिंह कहता है कि मैं श्योर हूँ कि वो जैसे हम उन्हें आज देखते हैं ना वो ऐसी ही थी, वो कभी यंग नहीं थी। ओल्ड, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years। कहते हैं वो इतनी ओल्ड है कि अब वो इससे ज़्यादा ओल्ड नहीं हो सकती और वो 20 ईयर्स से एक सेम एज पे लॉक हो गई हैं। She could never have been pretty, but she was always beautiful. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। अब वो कहता है कि मैं मान लेता हूँ कि वो कभी यंग नहीं थी, उसको ऐसा लगता है हमारे नरेटर को, और वो कभी प्रिटी नहीं थी, बट शी इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल। एक हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो यंग नहीं होते हैं, बट वो हमारे लिए कहीं ना कहीं उनकी वही इमेज जैसे कि हम उनको देखते हैं वही बहुत ब्यूटीफुल होती है। तो द सेम इज़ फॉर द नरेटर। वो कहते हैं हॉबल्ड मीन्स वो सारे घर में घूमती हैं। कैसे घूमती हैं? अपनी बिना दाग की साड़ी, वाइट साड़ी वो पहनती हैं, उसी में घूमती हैं। अपनी माला, रोजरी बीड्स यानी कि अपनी तुलसी की माला या जो भी माला वो यूज़ करती हैं उसको जपती रहती हैं। एक हाथ उनकी कमर पर होता है अपनी चाल को बैलेंस करने के लिए और वो अपने मंत्र यानी कि अपनी पूजा करते हुए, नाम लेते हुए घूमती रहती हैं। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल पेयर। तो वो कहते हैं कि उनके जो सिल्वर लॉक्स हैं, लॉक्स मीन्स हेयर, उनके जो सिल्वर लॉक्स हैं वो उनके फेस पर इधर उधर बिखरे रहते हैं और उनके लिप्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली इनऑडिबल प्रेयर यानी कि वो धीरे 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 प्रेयर में हिलते ही रहते हैं। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट। और उनके फेस पे ना एक अलग ही तरीके का कंटेनमेंट यानी कि एक तरीके का सेटिस्फेक्शन होता है, पीस होती है, शांति होती है, ठीक है, यानी कि उनके फेस को देख के बहुत ही सुकून मिलता है। सो दिस इज़ द पोर्ट्रे ऑफ खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर। इस तरीके से वो अपनी ग्रैंड मदर को देखता है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू विल राइट द न्यू वर्ड्स इन योर नोटबुक। ओके, अच्छा, वन मोर थिंग, लेट मी एक्सप्लेन यू। Sorry, the video is exceeded the limit. It will be very hard to send it. I will continue in the next video. Yes, so this is the part 2 of the portrait of a lady. So first of all, let me tell you, I don't think that there is use of writing question answers without understanding them in your notebooks. सिर्फ मैं सीधा लिंक भेज दूँ और अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर कर लें, इट इज़ ऑफ नो यूज़। व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द न्यू वर्ड्स। पहले आप लोग न्यू वर्ड्स लिखेंगे, मतलब वो वर्ड्स जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं वो आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में और उनको माइंड में रखेंगे। आई वॉन्ट यू टू लर्न एटलीस्ट 5 वर्ड्स फ्रॉम ईच चैप्टर। हर चैप्टर में से आप कम से कम 5 वर्ड्स जो हैं वो आप लर्न करेंगे। ओके, एंड आफ्टर दैट आई वॉन्ट यू टू राइट सर्टेन लाइन्स ऑफ द चैप्टर। जैसे कि मैं आपको वो लाइंस बता दूंगी एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दोज लाइंस इन योर नोटबुक, और उन लाइंस को आप अपनी नोटबुक में एक्सप्लेन करोगे रेदर देन राइटिंग क्वेश्चन आंसर। दिस इज़ गोइंग टू बी मोर फ्रूटफुल, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। सो लेट्स मूव टू द चैप्टर। ओके, My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed me, dressed me in the hope that I would listen to get to know it by heart. So he said that he is sharing a friendly bond with his grandmother. उसका और उसकी ग्रैंड मदर का रिलेशन जो है वो काफ़ी फ्रेंडली है। और उसके पेरेंट्स ने उसको तब छोड़ा था ग्रैंड मदर के पास जब वो शहर में रहने के लिए चले गए थे। सो हिज ग्रैंड मदर यूज टू सिंग ऑल द टाइम मोनोटोनस प्रेयर, यानी कि वो धीरे धीरे हमेशा अपने ध्यान में मगन थोड़ा सा उदासी के साथ प्रेयर्स बोलती रहती थी। बिकॉज
शी वॉन्टेड हिम टू लर्न ऑल दोज प्रेयर्स। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर मैं पूरे टाइम इसके सामने प्रेयर बोलती रहूँगी तो शायद कुछ तो ये लर्न करेगा ही। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। तो हमारा नरेटर कहता है मैं सुनता था बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट आई नेवर बॉदर टू लर्न इट, पर मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं इसको लर्न करूँ। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक। और उस टाइम पे पुराने ज़माने की बात चल रही है, उसकी एक लकड़ी की स्लेट होती थी जिसको वो येलो कलर के घोल से प्लास्टर किया करती थी, उसके ऊपर चढ़ाया करती थी और उसे चॉक देती थी। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट एंड रेड पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। यानी कि जो उस समय की चीज़ें चाहिए होती थी पढ़ने के लिए, जैसे कि स्याही है, इंक पेन है, वो सारी चीज़ें उसको दे करके और उसको स्कूल भेजती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. तो कहता है और उसका ब्रेकफास्ट क्या होता था? उसका ब्रेकफास्ट होता था रात की बासी रोटी जिस पर थोड़ा सा बटर और चीनी रख के वो खाता था। एनी वन ऑफ यू हैव ट्राइड इट? किसी ने किया है ये काम, बासी रोटी पर मक्खन रख करके, मीठा रख करके खाया? I did that in my childhood and I was very thankful for that because I always remember I loved that thing. मुझे बहुत पसंद थी। और वो कुछ रोटियां जो हैं बासी रोटियां गांव के जो कुत्ते होते हैं गली में उनके लिए भी रख लेती थी। So the author lived with her in the village. They were good friends. His parents, okay, this is the summary. My grandmother always went to, sorry, the link has been closed. Let's start once again. I think we did this, no? Yeah, from here we will start. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and morning prayer, while the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. सो उसकी ग्रैंड मदर जो थी शी ऑलवेज अकम्पेंड हिम टू स्कूल। वो हमेशा इसको स्कूल छोड़ने चाहती थी क्योंकि टेम्पल जो था वो स्कूल के साथ ही था और जब तक उसके स्कूल में उसको मॉर्निंग प्रेयर और अल्फ़ाबेट सिखाए जाते थे तब तक वो मंदिर में बैठ कर के अपना भजन कीर्तन करती थी, स्क्रिप्चर्स यानी कि धार्मिक किताबें पढ़ती रहती थी। और जब उसका स्कूल ख़त्म होता था दे बोथ बैक टू home. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling, fighting with each other or for the chapatis we threw to them. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. तो यहाँ पे क्या कहता है, जब वो वापस आते थे रास्ते में तो उनके पीछे गांव के वो डॉग्स होते थे जिनके लिए वो रोटी लेके जाते थे। रोटी की वजह से वो आपस में लड़ते, शोर मचाते हुए, ग्राउलिंग करते यानी गुर्राते हुए एक दूसरे की तरफ उनके पीछे पीछे चलते थे। सो आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन, the narrator was left in the village with his grandmother because his parents were in the settling period in the city, but now they are comfortable in the city and they sent for us. यानी कि अब उन्होंने उनको भी वहाँ पे बुलाना चाहा और उन्होंने उनको बुलाने के लिए इन्फॉर्म किया। So that was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets. She looked to feeding sparrows in the courtyard of our city house. तो यहाँ से it was a turning point. जैसे मैं आपको लाइन की बात कर रही थी, so this line is very important. That was a turning point in our friendship. ठीक है, तो ये टर्निंग पॉइंट क्या था? यू हैव टू राइट दिस लाइन एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दिस लाइन. सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू डू फ्रॉम द चैप्टर. राइटिंग क्वेश्चन आंसर इज नॉट गोइंग टू गिव यू मच. ओके, सो वो कहता है कि शहर में आने के बाद वी वर शेयरिंग द सेम रूम, बट अब मैं स्कूल एक बस में जाता था एंड शी इज़ नो लॉन्गर लिविंग मी टू स्कूल और कैरिंग मी टू द स्कूल. और वहाँ पे स्ट्रीट्स पे डॉग्स नहीं थे. सो माई ग्रैंड मदर स्टार्टेड टू फीडिंग स्पैरोज. वो वहाँ पे चिड़ियों को, छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, उनको दाना देना उन्होंने शुरू किया. So next part, the rest of the chapter we will do in next video. I hope you understood it. If you have any doubt regarding anything, okay, you can make a call to me. I am not a new teacher to you, है ना. I hope you all getting very well. Okay, thank you.